इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आपको मालूम है अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने हैं। अगर आपके दस्तावेज 1 साल से पुराने हैं तो क्या शपथ पत्र से काम चल सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और बहुत स्टूडेंट को ये डाउट यही है कि जिनके पास 10 साल का अनुभव नहीं है वो भी मेरिट लिस्ट में आ गए हैं, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इन सभी का डाउट है, जिनको भी इस वीडियो में डाउट क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी रैंक वाले स्टूडेंट सेफ है, जैसा कि कल मैंने आपको कैटेगरी वाइज बताया है। अगर समझ में नहीं आया तो शॉर्ट में एक बार फिर से आपको बता दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपका रिजल्ट आ चुका है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कभी भी किया जा सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग ऑनलाइन करवाएगा या ऑफलाइन करवाएगा, कितने चरणों में करवाएगा, ये विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और स्क्रूटनी फॉर्म है वो SSO ID के माध्यम से फिल करना होगा, और वो जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपने फॉर्म फिल करने हैं। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी अन्य अपडेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपने कल देखा होगा, मैंने आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेफ रैंक वाले सभी कैटेगरी वाइज स्टूडेंट की संख्या बताई है कि आपके ये भर्ती परीक्षा 254 पद के लिए आयोजित की गई है, जिसमें से नॉन TSP के 213 पद थे और TSP के 41 पद थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्त पदों के 2 गुना को शामिल किया जाता है। लगभग 508 है, फिर भी ये संख्या 550-600 के बीच में रहने वाली है, क्योंकि DB में एग्जैक्ट 2 गुना नहीं होते, थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। तो अब मैं बात करूँगा आपको अपनी कैटेगरी कैसे चेक करनी है। शुरुआत में तो आपको ये ध्यान रखना है, जो टॉप के 126 स्टूडेंट की जिनकी रैंक है उनका तो DB श्योर होगा, यानी कि वो चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, STC से, OBC से हो, MBC से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि टॉप की 126 रैंक की महिलाएं। अब आगे की महिलाएं कैटेगरी वाइज कैसे चेक करेगी उसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि आप ये रैंक वाली लिस्ट देख सकते हैं। तो मैंने जैसे अभी का 126 वालों का तो सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पक्का है। अब आगे के कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे, तो जैसे कि जिसकी रैंक आ रही है OBC, ये 131 वाली मैं देख लेता हूँ। 131 की रैंक आप देख सकते हैं। तो ये अपनी रैंक खुद की कैटेगरी में कैसे चेक करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि इसकी रैंक है 131 और ये OBC फीमेल से, तो इसको 126 के बाद और इसके रोल नंबर से पहले कितनी फीमेल OBC है वो चेक करना है, उससे उसको स्वयं की कैटेगरी की रैंक का मालूम पता चलेगा। जैसे कि 126 के बाद शुरू करना है तो 127 पर OBC फीमेल है, 128 पर भी OBC फीमेल है और उसके बाद 131 पर भी OBC फीमेल है, यानी कि इसका जो नंबर आता है वो चौथे नंबर पर आ रहा है, 132 नंबर पर, यानी कि रैंक 132 है, लेकिन इसकी स्वयं की कैटेगरी में जो स्थान है वो चौथी रैंक है। कौन सी रैंक है? चौथी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए OBC के लिए कितने रैंक तक वाले सेफ है उसके बारे में मैंने कल भी बताया था, वापस भी बता देता हूँ। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC में 74 रैंक तक वाले सभी सेफ है और इसकी आई है चौथी, यानी कि इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपको अपनी कैटेगरी में कुछ इस तरह से चेक करना है। अब आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको चेक करनी है, बस ये बात ध्यान रखनी है कि आपके जो रोल नंबर हैं उससे पहले और रैंक 126 के बाद आपकी कैटेगरी की कितनी स्टूडेंट है, और आपके रोल नंबर से पहले जितने भी हैं उससे आप अपनी रैंक है वो काउंट कर सकते हैं। और DB के लिए मैंने ये विस्तार से जो आपको बता दिया है, हर भर्ती के जो पदों का वर्गीकरण दे रखा है, जैसा कि 4 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया था, तो उसमें हर पद को डबल करके आप देख सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्त पदों के 2 गुना को शामिल किया जाता है। अब मैं बात करूंगा दस्तावेज सत्यापन के लिए जिनके पास 10 साल का अनुभव नहीं होगा, तो क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए इस भर्ती परीक्षा के लिए, तो आपके पास ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विथ 10 ईयर एक्सपीरियंस एज आंगनवाड़ी वर्कर इन ICDS। तो यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, आपने फॉर्म फिल कर दिया था, एग्ज़ाम भी दे दिया, रैंक भी अच्छी आई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जब आप जाओगे तब वहाँ पर दस्तावेज पूछे जाएंगे, तब अगर आपके पास 10 साल के अनुभव का दस्तावेज नहीं होगा तो आपको डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा
और कोई फर्जीवाड़ा बनाया है दस्तावेज तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो जाना ही मत, अगर है तो ही आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है। क्योंकि बहुत स्टूडेंट की शिकायत आई है कि इस भर्ती परीक्षा में बिना अनुभव वालों ने भी एग्जाम दे दिया और वो मेरिट रैंक में ऊपर आ गए। अब वो मेरिट रैंक में भले ही ऊपर आए, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय उनके पास जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उन्हें वहां से बाहर कर दिया जाएगा। और फिर ऐसे ही रिक्त पदों के, इसलिए तो ये 2 गुना कैंडिडेट को लेते हैं ताकि वो बाहर हो जाएंगे तो उसकी जगह खाली सीट रहेगी, उसके स्थान पर कोई और स्टूडेंट आ जाएगा। इसलिए ये हर भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के लिए रिक्त पदों के 2 गुना को शामिल करते हैं। जितने रिक्त पदे होते हैं उसके डबल इसलिए शामिल करते हैं ताकि कोई स्टूडेंट किसी न किसी कारणवश से नहीं आ पाता है, उसकी सीट खाली रहती है तो पीछे जो कैंडिडेट वेटिंग में रहते हैं उनको उस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है मेरिट के आधार पर। तो शैक्षणिक योग्यता में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आंगनवाड़ी का एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 साल का। इसके अलावा कंप्यूटर लैंग्वेज जो यहाँ दे रखा है इनमें से कोई भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। राजस्थान में नॉर्मली RSCIT तो होता ही है, इसके अलावा अगर आपके पास दूसरे भी कोई सर्टिफिकेट जो ऑप्शन में दे रखे हैं इनमें से कोई भी एक है तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का 10 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही स्वीकार किया जाएगा। अब ये ध्यान रखना, न्यूनतम जो 10 वर्ष का अनुभव वाला प्रमाण पत्र है उसकी जो डेट है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी, माना कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है तो 28 फरवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए, एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, तो आपका जो सर्टिफिकेट है 10 साल अनुभव वाला वो 28 फरवरी से पहले का होना चाहिए। उसके बाद का होगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अन्य योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए? स्वास्थ्य से रिलेटेड होनी चाहिए और चरित्र प्रमाण पत्र। अब कौन कौन से दस्तावेज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रखने हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डीवी का काम है वो विभाग करवाएगा, ICDS विभाग। अब विभाग जब भी ये अपडेट देगा कि डीवी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, कब होगी स्टार्ट, तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब स्वास्थ्य से रिलेटेड सर्टिफिकेट में आपका इस तरह का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि उन्हें पता चले कि आप मानसिक और शारीरिक दोष से मुक्त हैं। और इसके लिए आपके पास जो प्रमाण पत्र है वो आपके जिले के मुख्य चिकित्सक या स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामने वो निवास करता है। चरित्र प्रमाण पत्र आपको 3 तरह के चाहिए होंगे। एक तो चरित्र प्रमाण पत्र आपके इस तरह का होना चाहिए कि आपने जहाँ से भी लास्ट शिक्षा प्राप्त की है, चाहे वो विश्वविद्यालय से की हो, स्कूल से की हो, कॉलेज से की हो, तो वहाँ के शिक्षा अधिकारी या प्रिंसिपल से आपके जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र बना होना चाहिए और उस पर कम से कम अच्छा तो उल्लेख होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको 2 अन्य और चरित्र प्रमाण पत्र बनाने होंगे और जो 2 अन्य और बना रहे हो वो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के ना हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिए हुए नहीं हो। जो 2 अन्य और प्रमाण पत्र की बात हो रही चरित्र प्रमाण की, वो किसी अन्य आपके रिश्तेदार से बनी हुई नहीं होनी चाहिए और आपके जो आवेदन पत्र की दिनांक है उससे 6 महीने के पहले के नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर तक का है तो ठीक है, बाद में बना दोगे तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। और कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करने हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि शैक्षणिक योग्यता मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर, वही आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, कंप्यूटर से कोई भी डिग्री होनी चाहिए और 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है, तैयार रखने। अगर आपको आपकी कैटेगरी में लाभ चाहिए तो जो मूल दस्तावेजों की जांच है वो उपयुक्त अभ्यर्थी नियम के अकॉर्डिंग ही नियुक्ति हेतु पात्र होगा। अब आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, तभी आपको अपनी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अब आपको ये ध्यान रखना है, नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 20/1/2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष का लाभ दे तभी होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। यानी कि वर्ग विशेष, चाहे वो आप SC के हो, ST के हो, OBC के हो, MBC के हो, EWS के हो, आपका जो प्रमाण पत्र है वो एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। अगर उसके बाद का है, किसी कारणवश आपका नहीं बन पाया पहले, तो इस पर भी आगे इन्होंने लिखा है, उसकी चर्चा करते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि भर्ती हेतु स्टूडेंट की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा।
लेकिन एक नया जो जोड़ा गया है वो आप देख सकते हैं, यदि किसी कारणों से स्टूडेंट द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अंतिम तिथि के बाद जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट से इस आशय का एक शपथ पत्र लिखा जावे कि वो आवेदन की अंतिम तिथि को संबंधित वर्ग की पात्रता रखता था तथा यह सूचना गलत पाए जाने पर उसकी नियुक्ति निरस्त की जाएगी। यानी कि जो आपका प्रमाण पत्र है, चाहे आप वो कौन सी भी कैटेगरी से हो, अगर आपके जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का बन गया है तो इसमें आपको शपथ पत्र देना होगा और उस शपथ पत्र के माध्यम से ये प्रूफ होना चाहिए कि आप ऑनलाइन आवेदन के समय और उससे पहले भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अगर ये सूचना गलत पाई जाती है तो आपका जो है निरस्त कर दी जाएगी आपकी नियुक्ति। अब जाति प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होनी चाहिए, क्या 1 साल पुराना है तो वो चल जाएगा, 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो क्या करना होगा, उसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यंत होगी। यानी कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के जाति प्रमाण पत्र है उनकी अवधि तो जीवन पर्यंत है, लेकिन ओबीसी के लिए संबंधित प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाएगा, परंतु क्रीमिलियर नहीं होने संबंधित तथ्य को 3 वर्ष के विधि समस्त शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जाएगी। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर से हो और आपका जो प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र भी दे सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 वर्ष पुराने तक दे सकते हैं। 3 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया तो फिर आपको नया बनाना होगा, शपथ पत्र भी काम नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ देखिए, क्रीमी लेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। यानी कि आप नॉन क्रीमी लेयर में हो और 1 साल हो चुका है आपके प्रमाण पत्र को, अगले साल भी आप नॉन क्रीमी लेयर में ही हो तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं और ऐसा अधिकतम सिर्फ आप 3 वर्ष तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा फिर आपको वापस से सर्टिफिकेट बनाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है, इसमें आपके वर्णित जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग को लाभ दे होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र है वो आपके पिता के नाम, उनके निवास और उनके आय के आधार पर ही आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। अगर आपके पति के नाम पर, उनके आय या उनकी निवास के आधार पर बनाया गया तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा, प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे आप अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, अति पिछड़ा वर्ग, किसी भी कैटेगरी से हो, प्रमाण पत्र पर आपके पिता के नाम, उसके निवास, उनके आय के आधार पर ही होगा, तभी आपका प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। अब बात करता हूँ इनकम सर्टिफिकेट को लेकर क्या दे रखा है यहाँ पर। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर यह बताया गया है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर अगले साल भी आप उसी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी में आ रहे हो तो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो शपथ पत्र के माध्यम से ही चल जाएगा। बस ऐसा अधिकतम 3 वर्ष के लिए आप कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट बना दिया है, 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया है और अभी भी आप उसी श्रेणी के अंदर आते हो, आर्थिक कमजोर वर्ग की श्रेणी में, तो आप शपथ पत्र दे सकते हो, नया इनकम सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपका सर्टिफिकेट 3 वर्ष से ज़्यादा, 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको वो सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा नया। नेक्स्ट पॉइंट है, दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षिक प्रशैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन संबंधी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य। यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। और आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें डीवी से बाहर ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। इसलिए जिनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट होगा वही, अभी भले ही जिनके पास अनुभव का सर्टिफिकेट नहीं है वो मेरिट में ऊपर भले ही है, लेकिन उनके पास जब पूछने पर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा भर्ती परीक्षा से। भूतपूर्व सैनिकों के पद हेतु आरक्षित पदों का लाभ लेने के लिए अंतिम दिनांक तक का उन्हें सक्षम स्तर से जारी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र या एनओसी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दे होगा। अगर भूतपूर्व सैनिक है तो उन्हें उनकी कैटेगरी का लाभ तभी मिलेगा जब उन्हें आवेदन की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले का प्रमाण पत्र होना चाहिए, एनओसी या फिर सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी उनके पदों का तभी लाभ मिलेगा जब उनके पास खेल सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का हो। नेक्स्ट पॉइंट पर है,
विधवा श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी को भी उस श्रेणी का लाभ तभी मिलेगा जब उसके पास पति के मृत्यु के प्रमाण पत्र के साथ पति के नाम से लिंक ऐसा दस्तावेज जिसमें पति का नाम अंकित हो, जैसे विवाह प्रमाण पत्र हुआ है, आधार कार्ड हुआ, राशन कार्ड हुआ, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हुआ, इनमें से कोई भी एक चल जाएगा। और परित्यक्ता श्रेणी में आवेदन करने वाली महिला अभ्यर्थी को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का माननीय न्यायालय द्वारा जारी विवाह आदेश प्रस्तुत करने पर ही इस श्रेणी हेतु पात्र माना जाएगा। शासन के परिपत्र क्रमांक 22/5/2006 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। इस संबंध में विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है। विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी करना आपको कंपलसरी है। विवाहित महिलाओं के लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए संतान संबंधी घोषणा प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा। परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने संबंधित परित्यक्ता श्रेणी में होने वाले संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। और परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उन्हें उनके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अंतिम दिनांक तक उन्होंने वापस से विवाह नहीं किया ऐसा शपथ पत्र होना चाहिए, तभी उन्हें उन श्रेणी का लाभ मिलेगा। स्टूडेंट को अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र, ये मैंने अभी बताया था, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए कंपलसरी। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र हैं वो भी आपके पास होना कंपलसरी है। इससे क्या राज्य सेवा में जिससे कि पता चले कि अगर आपने किसी भी आपराधिक धारा का उल्लेख किया हो, जैसे कि राज्य सेवा में नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हुई जिससे, तो आपको है वो निरस्त कर दिया जाएगा भर्ती परीक्षा के लिए। इसलिए पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता है। अभ्यर्थी को चयन उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा जांच, ये मैंने अभी बताया था आपको। मेडिकल सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। और अगर ऐसे आवेदक जो पहले से राजकीय सेवा में हो तो वो राजकीय सेवा में हो तो उन्हें भी अनापत्ति प्रमाण प्राप्त करने चाहिए और उन्हें भी त्याग पत्र देकर वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि भाई जो पहले उन्होंने जो राजकीय सेवा जहाँ पर ज्वाइन की थी वहाँ से वो उन्होंने छोड़ दिए। उक्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारित तक के जारी होने अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के अंतिम निर्धारित दिनांक के बाद का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष का लाभ दे नहीं होगा। तो प्रमाण पत्र आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक के सभी होने चाहिए और थोड़े ऊपर नीचे होने पर वो शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चल रहा है। आगे लिखा हुआ नेक्स्ट पॉइंट पर, आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर स्टूडेंट की पात्रता की जांच की जाएगी। यानी कि स्टूडेंट की जो पात्रता की जांच की जा रही है वो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फॉर्म फिल किए थे और स्क्रूटिनी फॉर्म आगे आप फिल करोगे उन्हीं के आधार पर आपकी जांच की जाएगी। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज तैयार करने उसके बारे में जानकारी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन सी रैंक वाली स्टूडेंट सेफ है वो भी मैंने बता दिया। और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो उन्हें डीवी में ऑटोमेटिक बाहर कर दिया जाएगा। जो सभी सोच रहे हैं कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो टॉप पे आ चुके हैं तो वे सेलेक्ट हो जाएंगे, वे सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि डीवी के समय जब दस्तावेज नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा से जुड़ी पल पल की अपडेट देखने को मिलेगी। अब डीवी का काम विभाग कब करता है उसको अपडेट भी आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी।